Okay, Janab. Bismillahirrahmanirrahim. This is Junaid Khalid in front of you, your course facilitator for F7 financial reporting paper. Okay, so today in this video we are going to discuss a huge change, a major change जो कि अराइज हुआ है IFRS 18 की शक्ल के अंदर। जी हाँ, वी ऑल नो दैट IAS 1 रिप्लेस हो चुका है, IFRS 18 का इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट यस practically it is not yet implemented. It will be implemented after a certain time period, but yes it is relevant for the ACCA exams. तो हम यहाँ पर कुछ बहुत ही प्रिसाइज वीडियो, बहुत ही रेलिवेंट टू द पॉइंट मैं इंशाल्लाह चीजें डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा इसको मैं ड्रैग नहीं करूंगा क्योंकि अभी फिलहाल FR लेवल के ऊपर जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू विल नॉट बी ओवरबर्डन। इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम देख सकते हैं, बट टू द पॉइंट रखेंगे इसको ताकि आप अपने पेपर के अंदर रेलिवेंट चेंजेस को अकाउंट फॉर कर सकें। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल के सर हमारे पास यहाँ पर IFRS 18 क्या है? सर इट इज अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिमेंबर, अच्छा IFRS 18 के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इसके अंदर IAS 1 को रिप्लेस करेगा, डेफिनेशंस के अंदर कुछ जगहों पे थोड़ी टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंसेस आए हैं, बट जो मेजर चेंज जो यहाँ पर आया है वो आया है आपकी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के ऊपर। जी हाँ, वो क्या मेजर चेंजेस हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई करूंगा, सो दैट कि आप अपने पेपर के अंदर उसको अप्लाई कर सकें। नाउ व्हाट आर दोज मेजर चेंजेस? लेट्स लुक एट those major changes one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर चेंज आपके पास यहाँ पर आया है दैट इज कि हम इसको नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट कहते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, एक नया नाम यहाँ पर इसका इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा बाय द वे ये जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है ये ACCA की वेबसाइट से, एक ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्मेट मैंने लिया है, और इसके अंदर ये जो फॉर्मेट है दिस फॉर्मेट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम फाइनल अकाउंट नॉर्मली कहते हैं, and same this format will also be relevant for the consolidated profit and loss account. Remember अगर आप CSPL बना रहे हैं, consolidated statement of profit and loss, आपने इसी फॉर्मेट को यूज करना है, और अगर आप सिंगल एंटिटी के अकाउंट्स बना रहे हैं तो भी आपने इसी फॉर्मेट को यूज करना है। सो इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिखा हुआ है। ओके, सो इट कुड ईदर बी अ सिंगल, अगर सिंगल एंटिटी है तो सिंपल हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिमेंबर याद रखिएगा कि जो आपके पास यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है वो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है। जी हाँ, बैलेंस शीट बताती है पोजीशन और स्टेटस, जबकि इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कंपनी की परफॉर्मेंस। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक नाम दिया है जिसको नॉर्मली पहले इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते थे, अब हम इसको कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नंबर वन। अच्छा अब जो मेजर चेंज है अगर मैं बताऊं आपको, यानी कि समराइज करूं, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली 6 कैटेगरीज यहां पर बना दी गई हैं। यानी कि अब आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो 6 कैटेगरीज के अंदर अब डिवाइडेड होगी। सर वो 6 कैटेगरीज हमारे पास क्या है? नंबर वन, सबसे पहले हमारे पास दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है अभी मैं समझाता हूं उसके अंदर। नंबर टू, देयर विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपके पास आएगा। सर क्या आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे? नहीं, इट्स नॉट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ना तो ये कोई कहेगा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और ना कोई ये कहेगा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी है। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का विजन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्कोप, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैलकुलेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। वहां पे हम स्पेसिफिकली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को कंसीडर करते हैं, और पीएनएल के अंदर ऑब्वियसली इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द कैश ट्रांजैक्शन, ऑल्दो accrual transaction can also be recorded and this will also arise। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट चेंज हो गया तो अब accrual transactions नहीं आएंगे, accrual transactions भी रिकॉर्ड होंगी। इन्वेस्टिंग, एंड द थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, financing activity। Fourth one is the income taxes। बिल्कुल इसको सेपरेट हेड के तौर पे अब इसको ट्रीट किया जा रहा है, सेपरेट हेड के तौर पे इसको ट्रीट किया जा रहा है। और इसके बाद एक आपके पास है दैट इज दी हेल्ड फॉर सेल, यानी कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और आपने IFRS 5 अगर आपने देखा है तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को भी यहां पर आपके पास, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को यहां पर एक सेपरेट हेड के तौर पे लिया जाएगा, सेपरेट हेड के तौर पे लिया जाएगा। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड द सिक्स्थ वन इज दी OCI। ये OCI कब होगा?
if it is the consolidated accounts, if it is the consolidated account, अगर consolidated accounts हैं तो फिर ये OCI का एलिमेंट आएगा, या सॉरी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ना भी हो, यानी कि जब आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस हो, आई रिपीट रीवैल्यूएशन सरप्लस, या कोई भी अनरियलाइज्ड गेन या लॉसेस अगर आपके पास हो, तो उस अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस, अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस, अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस की वजह से जो यहाँ पर आपके पास गेन या लॉसेस होंगे वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीएनएल के अंदर आपके पास यहाँ पर 6 हेड्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। देयर आर 6 हेड्स जो कि यहाँ पर आपके पास क्लासिफाई कर दिए गए हैं। नाउ अब आईएफआरएस 18 का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएनएल को इतना सिस्टमैटिक लेके चलना, इतना यूजर फ्रेंडली बना दें कि अब अगर कोई शेयर होल्डर, कोई यूजर, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर जब उस पीएनएल को देखे तो उसको पता चले कि यार कंपनी में चल क्या रहा है। बेसिकली यहां पर कुछ सब टोटल्स, सब टोटल्स यहां पर जो है वो आपके पास इनॉग्रेट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि अब जब पीएनएल बनेगी तो आपके पास डिफरेंट सब टोटल्स किए जाएंगे। लाइक आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके, यानी कि आपने ऑपरेशंस को रन करके कितना प्रॉफिट अर्न किया। बाय द वे ये हेड हम पहले भी बनाते थे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, अब भी बनाएंगे। नंबर 2, अब इन्वेस्टिंग, पहले नॉर्मली हम क्या करते थे, हम एक टैब लेते थे अदर इनकम का, उसके अंदर सारी इनकम इंक्लूड कर देते थे, चाहे वो ऑपरेशन से अदर इनकम आई हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम हो, कोई भी इनकम हो, हम सारी इनकम को एक जगह पे क्लासिफाई कर देते थे। लेकिन अब हमें इन्वेस्टिंग यानी कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, जी हाँ, revenues and expenses from the investment, revenues and expenses from the investing activities, ये अब हमें अलग से शो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक सब टोटल आएगा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अंदर भी आपने बताना पड़ेगा। अनवाइंडिंग का इंटरेस्ट, देखिए वो भी इंटरेस्ट है आपके पास, बैंक लोन के ऊपर, लीज के ऊपर जो आपके पास इंटरेस्ट होता है, सब आपने अलग अलग, नॉर्मली पहले हम करते क्या थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख के जो भी टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, चाहे वो अनवाइंडिंग का फाइनेंस कॉस्ट हो, इसी तरीके से चाहे वो आपके पास लीज लायबिलिटी की फाइनेंस कॉस्ट हो, चाहे वो लोन की फाइनेंस कॉस्ट हो, कोई भी फाइनेंस कॉस्ट होती थी तो हम सब एग्रीगेट करके इसको लिख देते थे। लेकिन अब आईएफआरएस 18 कहता है इसको आपने डिसएग्रीगेट करना पड़ेगा, यानी कि आपने इसको अलग अलग फाइनेंस कॉस्ट बतानी पड़ेंगी। और अगर फाइनेंस कोई इनकम है तो वो भी हम बताएंगे, यानी कि अगेन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द फाइनेंस एक्टिविटी। एंड लास्ट फिर इनकम टैक्सेस, जो भी इनकम टैक्सेस, और इनकम टैक्सेस के अंदर एज पर आईएस 12 वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेस, करंट टैक्स, प्रायर टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, उन सबको एक्यूमुलेट करके हम बताएंगे। फिर इसके बाद हम एक अलग से यहां पर टैब बनाएंगे, दैट इज द प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम दी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो एज पर आईएफआरएस 5 पहले भी था, फिर से इसको यहाँ पर अब क्या बार इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे बताया गया कि अब ये आपकी पीएनएल का प्रॉपर पार्ट बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें अनरियलाइज्ड गेन को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस मैं आपको बताता हूं उसके अंदर। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का फॉर्मेट क्या होगा? स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारी मेन हेडिंग आ गई। इसके अंदर हम एज यूजुअल सेल्स रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू नॉर्मली कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर दैट इज, हम उसको यहाँ पर नाम दे देंगे दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यूज में से हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया, ये आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम, जो भी आपकी अदर ऑपरेटिंग इनकम होगी वो हम यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, दैट इज ऐड कर देंगे। कोई भी अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम है जो आपके ऑपरेशंस के पार्ट में से, फॉर एग्जांपल आपने जगह कोई यहाँ पर जो है वो आपने कोई भी ऑपरेशनल इनकम अगर आपने अर्न की है, फॉर एग्जांपल कोई कमीशन इनकम है, या कोई भी अगर आपने फॉर एग्जांपल कमीशन इनकम आपने अर्न किया है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, सेलिंग है, रिसर्च है, जनरल एडमिन है, गुडविल इंपेयरमेंट लॉस है, या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हम जो है वो इसमें से लेस कर देंगे। वो सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लेस कर देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस आपके पास गिवन होंगे उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ठीक है, जिसके अंदर आपने सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिस्ट डाउन किया, ये आपके पास एक यहाँ पर तरीका है इसके अंदर। अच्छा, इस पैटर्न को, यानी कि जो आपके पास पैटर्न है जिसने आपने सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस को अलग अलग पूरा लिस्ट डाउन किया, ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है इसके अंदर।
अच्छा, IFRS 18 यहाँ पर एक और चीज अलाउ करता है कि ये आपने यहाँ पर करा क्या है, ये आपने नेचर वाइज, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपने नेचर वाइज, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, गुडविल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, गुडविल की इम्पेयरमेंट लॉस है, ये आपने नेचर वाइज कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप चाहें तो नेचर वाइज एक एक एक्सपेंसेस को अलग ना बताएं, आप उसको प्रेजेंट कर दें फंक्शन वाइज, जैसे कि नॉर्मली पेपर या एग्जाम के अंदर नॉर्मली किया जाता है। क्या मतलब, आपने सिंगल हेड लिख दिया एडमिन एक्सपेंस, अब उस एडमिन के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे वो सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि वन लाइन आइटम एडमिन एक्सपेंस, वन लाइन आइटम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इट मींस कि एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही है ना, इसको हम कहते हैं नेचर, यानी कि आपने एक्सपेंसेस को प्रेजेंट किया एज अ नेचर। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप नेचर में प्रेजेंट ना करें, आप फंक्शन में कर दें। फंक्शन में क्या है, यानी कि आप एक मेन हेड बना दें एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अक्सर आपने देखा होगा पास पेपर की प्रैक्टिस के अंदर। इसी तरीके से एक आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी कि एक हेड बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके अंदर आपके पास सारे एक्सपेंसेस आ गए। इसी तरीके से एक हेड बना दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब इसके अंदर ओपनिंग भी है, परचेजेस भी है, मटेरियल की कॉस्ट भी है, इसके अंदर रॉ मटेरियल, सब चीजें इसके अंदर आ गई। तो ये आपने एक्सपेंसेस को प्रेजेंट किया है फंक्शन वाइज। IFRS 18 दोनों चीजें अलाउ करता है, इधर यू कैन प्रेजेंट योर एक्सपेंसेस बाय नेचर और बाय फंक्शन। अगर आपने फंक्शन वाइज किया तो IFRS यहां पर एक रिक्वायरमेंट लगाता है कि अगर आप यहां पर उसको फंक्शन वाइज करेंगे तो आपने डिटेल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट देनी होगी। जी हां, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर P&L को कर दिया बिल्कुल छोटा। क्या मतलब, आपने सारे एक्सपेंसेस को उसके अंदर छुपा दिया, तो अब इसकी P&L का आइटम तो छोटा हो जाएगा, लेकिन आपने डिटेल एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट, यानी कि एडमिन में कौन कौन से, या आपने डिस्क्लोजर के अंदर, नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर आपने वहां पर उसको शो करना पड़ेगा। तो ये चीज इसके अंदर IFRS 18 के अंदर बताई गई है। अच्छा, अब जब मैं ये ऑपरेटिंग, यानी कि ये मेरा पूरा फेज जो चल रहा है ये कहला रहा है ऑपरेटिंग, यानी कि ये पूरा ऑपरेटिंग, ये आपने पेपर में नहीं बताना, हाँ पेपर में ये हेडिंग जरूर डालनी है कि अदर ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ गई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जितनी भी आपके पास यहाँ पर रेलेवेंट एक्सपेंसेस है वो सब आपने यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। अच्छा, फिर इसके बाद आप जैसे ही लेस करेंगे आपके पास ये सब टोटल है, ये सब टोटल है। देखिए ये सब टोटल आपको याद रखना है, ये सब टोटल आपने पेपर में इंप्लीमेंट करना है। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने के बाद आपका पहला लाइन कंप्लीट हो गया, यानी कि पहला हेड दैट इज ऑपरेटिंग। दूसरा आ रहा है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग के अंदर आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी आपके पास है, इट कुड ईदर बी डिविडेंड इनकम, आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, रिमेंबर कंसोलिडेट कर रहे थे, कोई एसोसिएट कंपनी थी तो एसोसिएट कंपनी का जो सोफिया हम कैलकुलेट करते थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट। सर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। इसके अलावा कोई डिविडेंड इनकम है वो भी यहां पर आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो वो आपके पास यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम यहाँ पर शामिल करेंगे इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करने के बाद जो आपके पास यहाँ पर टोटल किया जाएगा, जो आपके पास यहाँ पर टोटल किया जाएगा, जो आपके पास यहाँ पर टोटल किया जाएगा इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। अब यहाँ पर टोटल करने के बाद अब आपके पास दो चीजें और बाकी है, दो चीजें और बाकी है, रिमेंबर, एक फाइनेंस और एक इनकम टैक्स, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक इनकम टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट कहलाएगा ये कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम फाइनेंस एंड इनकम टैक्सेस, फाइनेंस एंड इनकम टैक्सेस। जी हाँ, ये जो आपके पास प्रॉफिट कहलाएगा ये कहलाएगा प्रॉफिट, इसको पहले हम नॉर्मली पीबीआईटी कहते थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते थे। अब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, यहां पर हमने फाइनेंसिंग का कंपोनेंट लिया। सर फाइनेंसिंग इंटरेस्ट एक ही तो बात है, थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस हैं, कुछ नई चीजें भी उसके अंदर आ रही हैं, यानी कि यहां पर आपके पास फाइनेंसिंग के कंपोनेंट के अंदर वो एक ब्रॉडर टर्म यूज कर रहा है क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज वहां पर उसके अंदर इंक्लूड करेगा। तो प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस आपके पास आ गया। अब हम फाइनेंसिंग लेंगे। अच्छा, फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंस आपके पास, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, तो क्या कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, हेडिंग चेक करें क्या कह रहा है इसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इससे पहले इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि पहले नॉर्मली हम करते क्या थे, सारे एक्सपेंसेस को एक जगह पे लिख देते थे, चाहे वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग से हो, चाहे वो फाइनेंसिंग से हो। बट नाउ दिस विल नॉट बी द केस। अब जो भी आपके पास इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे वो हेड वाइज क्लासिफाई होंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग के अंदर अदर ऑपरेटिंग इनकम आ गया, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए आपके पास।
इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसी तरीके से आपके पास इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन बोरोइंग्स एंड लीज लायबिलिटी, अलग अलग बताना है आपने। ऐसा ना हो कि आपने एक इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया, टोटल अमाउंट लिख दी, नहीं, आपने प्रॉपर बताना है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस किस चीज का है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन पेंशन लायबिलिटीज, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, एसबीआर लेवल पे नॉर्मली किया जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं तो वहां पर देखा जाता है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड अलग से बनाया गया है। इसी तरीके से एंड प्रोविजन, कोई प्रोविजन का एक्सपेंस है या ऐसी वारंटी एक्सपेंस है या कोई भी आपके पास इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, या अनवाइंडिंग का मैंने आपको बताया था कि अनवाइंडिंग का अगर कोई एक्सपेंस है तो ये फाइनेंस एक्सपेंस आप अलग से यहां पर बताएंगे। और इसी तरीके से अगर कोई आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो वो इंटरेस्ट इनकम आप अलग से यहां पर शो करेंगे, ऑब्वियसली इसको आप ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को आप लेस करेंगे। फिर जो आपके पास टोटल आएगा उस टोटल को हम यहां पर नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस, इसको हम यहां पर नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस। अब हम यहां पर इनकम टैक्स माइनस करेंगे और ये वही इनकम टैक्स है जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे, जिसके अंदर करंट टैक्स, प्रायर टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, ये तीनों टैक्सेस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फिर जो आपके पास आएगा दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आई टोल्ड यू देयर आर 6 कंपोनेंट्स नाउ। नंबर 1 ऑपरेटिंग, इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द फाइनेंसिंग, और फिर इसके बाद हमने यहां पर इनकम टैक्सेस को यहां पर माइनस कर दिया। अब हमारे पास लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज अब आपके पास आएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। लेकिन यहां पर जो सब टोटल है, देखिए ये जो ग्रे हाईलाइटेड है, दीज आर द सब टोटल्स व्हिच आर मैंडेटरी, ये आपने लाजमी शो करने हैं। अगर कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग इनकम या एक्सपेंस नहीं है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप हेडिंग डालें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको फॉर्मेट पता है, और उसके अंदर जीरो कर दें यानी कि कुछ भी ना लिखें, नॉट अवेलेबल, कोई ऐड या लेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेडिंग डाल के आप बताएं, क्योंकि इस चेंज का सबसे बड़ा, देखिए प्रॉफिट और लॉस तो सेम आ जाएगा, बॉटम लाइन सेम हो जाएगी, असल मार्क जो यहां पे लगी वो प्रेजेंटेशन की लगी है कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो अब यहां पर आएगा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस, फिर इसके बाद इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर इसके बाद प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर फ्रॉम द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वो हम यहां पर इसके अंदर ऐड या लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आपके पास यहां पर आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है कि ओसीआई का कंपोनेंट है, तो 6 कंपोनेंट है आपके पास, दैट इज रिलेटेड टू ओसीआई। अच्छा, अब सर ये ओसीआई इतना लेंथी क्यों नजर आ रहा है? ऑब्वियसली ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है, कुछ चीजें F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के लिए भी रेलेवेंट है, कुछ ऐसी इसके अंदर डिस्कशन या पॉइंट्स हैं जो कि एसबीआर लेवल पे भी टेस्ट की जाएंगी, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल फॉर्मेट है, तो हम अपने काम की चीजें इसमें से ढूंढेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद IFRS 18 ये कहता है कि ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। अगर आप इसी के नीचे कंटिन्यू करना चाहते हैं वेल एंड गुड, बट रिकमेंड ये करता है कि नाउ इट शुड बी, और बहुत सारी कंपनीज प्रैक्टिकली अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो बहुत सारी कंपनीज प्रैक्टिकली अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एक सेपरेट स्टेटमेंट पे प्रेजेंट करती हैं, अलग से स्टेटमेंट बनाती हैं, स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, अब इसके अंदर नॉर्मली हमने जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कंपोनेंट देखे हैं वो हमने देखा रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि हमारा अनरियलाइज्ड गेन है, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एज पर IFRS 9, इफ यू रिकॉल, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कुड रिकॉल, कि वहां पर आपके पास ये होता था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे, यानी कि जब आप यहां पर फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट के अंदर यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आपके पास ऑप्शंस होता था, यानी कि एक ऑप्शन होता था फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अब फेयर वैल्यू थ्रू OCI या इवन इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर आपके पास यहां पर एक फेयर वैल्यू गेन और लॉस अराइज होता था, और उस फेयर वैल्यू गेन और लॉस को, फेयर वैल्यू गेन और लॉस को हम यहां पर एज पर IFRS 9 OCI के अंदर रिकॉर्ड करते थे। तो ये दो चीजें नॉर्मली हम यहां पर अकाउंट फॉर करते थे, तो ये दो चीजें आपके पास यहां पर इंक्लूड की जाएंगी। इसके अंदर और भी चीजें आ रही हैं, बट ऑब्वियसली पेंशन फंड्स या पेंशन आपके गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास शेयर्स ऑन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स, यानी कि अगर आपके एसोसिएट का कोई OCI है तो दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द OCI। इनकम टैक्स रिलेटिंग टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड। अच्छा, एक चीज इसके अंदर जो बताना चाहूं कि कुछ फेयर वैल्यू गेन और लॉसेस जो OCI में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास
हमेशा ओसीआई में रहते हैं, यानी कि ओसीआई में रहेंगे। यानी कि अगर मैं डेट आईएफआरएस 9 की बात करूं कि डेट अगर आप यहां पर इश्यू कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डेट इश्यू किया है, कोई डेट बॉन्ड सिक्योरिटीज अगर आपने इश्यू किया है, तो उसमें हम यहां पर जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करते हैं, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो सर जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज किया जाता है, यानी कि कंपाउंड अगर हम कर रहे हैं, तो उस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर जो हर साल आपका ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव गेन अराइज हो रहा है या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का लॉस अराइज हो रहा है, आप हर साल उसको ओसीआई में रिकॉर्ड कर रहे हैं एवरी ईयर, ईयर 1, ईयर 2। अब यहां पर आईएफआरएस 9 अलाउ करता है कि जब आप इस डेट इंस्ट्रूमेंट को सेल आउट करेंगे, यानी कि जब आप इस डेट इंस्ट्रूमेंट को खत्म करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसका जो भी ओसीआई का कंपोनेंट होगा, यानी कि जितना भी आपने ओसीआई में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इट विल बी रीक्लासिफाइड, इट विल बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल। यानी कि वो पीएनएल में अभी नहीं होगा, जब वो डिस्पोज ऑफ होगा, जब वो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हम उसको रिक्लासिफाई करेंगे। तो यहां पर उसने बेसिकली दो कैटेगरीज बनाई हैं। कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, यानी कि यहां पर वो आपने गेन और लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं जो कि पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, लाइक रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये पीएनएल में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, आईएफआरएस 9 के अंदर ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से आपने वो गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी कि वो ओसीआई के कंपोनेंट जो पीएनएल में रिक्लासिफाई होंगे और जो पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, वो आपने अलग अलग शो करने हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस that will be reclassified to P&L when specific conditions are met। तो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके पास यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट बताई गई है, तो आपने उसको ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करके आपने उसको अलग से यहाँ पर शो करना है। तो ये ओसीआई का कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर आएगा एंड देन फिर आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, ये हमने पीएनएल की बात की, जो मेजर चेंजेस मैंने आपको बताई, सब टोटल्स वगैरह। सर क्या आईएएस 7 पे भी कोई चेंज आया? हमने सुना आईएएस 7 में भी चेंज आया। आईएएस 7 के अंदर एक चेंज जो आया वो ये कि पहले नॉर्मली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते थे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अब आईएएस 7 अपडेट यानी कि आईएफआरएस 18 ये कहता है कि अब आप उसको स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से अब आप स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का है सर, ये देखिए आपके पास पीएनएल आपके सामने, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप यहां पर स्टार्ट करेंगे। अब आप यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें इन एक्सक्लूड हो गई। अब जब भी आप यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। नंबर वन, पहला चेंज। दूसरा चेंज, इफ यू रिमेंबर डिविडेंड पेड आईएएस 7 के अंदर अलाउ किया था, या तो आप इसको ऑपरेटिंग में ले लें या फाइनेंसिंग में ले लें, बट आईएफआरएस 18 ने अब क्लैरिफाई कर दिया, बहुत ही सिंपल कर दिया कि अब इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड होगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई तो अलग बात है, otherwise interest paid and dividend paid, interest paid and dividend paid both will be classified under the head of financing activity। ये मेजर चेंजेस हैं जो कि, या मेजर कह लें या कुछ आपके पास चेंजेस हैं जो कि IAS 7 के लिए रेलिवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल नॉट स्टार्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, instead we will start from the profit from operation। number 2, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड जो आपके पास था वो आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो दैट वाज अ ब्रीफ समरी ऑफ आईएफआरएस 18 कि क्या उसके अंदर चेंजेस हैं, क्या हैं, और भी मामला हैं उसके अंदर, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ इसके अंदर चेंजेस वगैरह हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू बी ओवरबर्डन विद द नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन। सो द थिंग्स और एरियाज दैट वर रेलेवेंट फॉर यू, आई हैव शेयर्ड इट, मैंने आप चीजें गाइड कर दी इसके अंदर। इसको प्लीज अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा रखिएगा और ड्यूरिंग योर पेपर प्लीज रिमेंबर इस फॉर्मेट को एक मरतबा जरूर प्रैक्टिस करके जाएगा, एक दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, सो ऑब्वियसली यू विल बी हैबिचुअल ऑफ इट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।